विस्तारा सो आपण ताल, ठेका, लय किंवा अनेक गोष्टी आपल्याला हे शब्द कानावर पडत असतात. पण आपल्याला प्रत्येकाचा अर्थ काय आहे या गोष्टी शाब्दिक त्याच्या डेफिनेशन्स आपण देऊ शकतो. ज्या सगळ्यांना कळतं ना मराठी नाही हां हिंदी इज बेस्ट. हिंदी और इंग्लिश हिंदी इज बेस्ट आई थिंक. तो डेफिनेशंस तो सबके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है. पर संगीत ऐसा माध्यम है जो परफॉर्मेंस से ही सबसे ज़्यादा आप तक पहुंच सकता है. इसीलिए तालीम पुस्तक से नहीं ले पाते हैं कोई भी. जिसको परफॉर्मर बनना है वो तो इट्स हार्ड टू गो थ्रू अ टेक्स्ट बुक एंड लर्न म्यूजिक अनलेस ही इज गिफ्टेड. दैट्स समथिंग एल्स. बट अगर आपको ये कला सीखनी है तो गुरु के सामने बैठ के, और आधी तो मेरे गुरु कहते थे कि सीख के आपको पता चल सुन के आपको पता चलता है. तो आप जितना सुनोगे, जितना विविध घरानों का, शैलियों का, और मेरी तो मेरा पर्सनल विचार ऐसे है कि हर एक व्यक्ति ही अलग है. तो हर एक व्यक्ति की ही अपनी एक शैली है. बिकॉज एवरी पर्सनैलिटी इज डिफरेंट एंड यूनिक. तो एक घराने में, एक स्टाइल में हम वी कैन ट्राई टू फॉलो द ट्रेडिशन, और उसमें जो रेpertoire होता है, जो भी सिखाया जाता है, तो एक बंदिश कॉमन हो सकती है 4 लोगों में, 10 लोगों में. पर वो 10 लोग उनके 10 रूप से वो बंदिश प्रेजेंट करेंगे. तो ऐसे ही तबले में है, ऐसे ही हर एक क्रिएटिव आर्ट में है. तो ह्याचा पण लावू शकतोस आयपॅडचा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल कि आप सब यहाँ पे हैं, और थोड़ा बहुत जो मुझे पता है, जो गुरुजनों ने सिखाया है, वो थोड़ा सा शेयर करने का अवसर आया है. और थैंक यू ओमकार, वो मेरे बाजू में है, बहुत ही सुंदर तबला बजाता है. और ठेका क्या होता है, इस चीज़ का एक आप 2 दिन अनुभव ले रहे हैं. तो हम इन चीज़ों का डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं कि कैसे आप इसको अलग करके आप परसीव कर सकते हैं. तो आप भी, अगर आपको कुछ लगा, बताना हो, शेयर करना हो, तो आप ज़रूर कर सकते हो. स्वरूप, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. स्वरूप, तो इन सब के माध्यम से मैं बता पाऊँगा आपको कि एग्जैक्टली हम क्या सोच सकते हैं. एक थॉट है, और गुरुजी भी हमेशा कहते थे कि अगर हृदय को अगर हम सुर से अगर मापा जाए कि हार्ट इज इक्वल टू मेलोडी, या मन स्वर से इक्विवेलेंट है, तो हार्ट बीट्स और द रिदमिक पैटर्न दैट elevates or gives the heart the strength to go on is the rhythm, is the lay. तो इसीलिए ताल और सुर हमेशा they are two sides of the same coin, ऐसे कहा जाता है. तो मैं स्वरूप से कहूँगा कि एक छोटी सी बंदिश वो किरवाणी में बजाए, और मैं आपको ताल और ठेका क्या है, ये दोनों का छोटा सा एक विवरण देने की कोशिश करूँगा. सो ताल, व्हाट आई वांट टू से इज कि ताल एक मोनोटोनस क्रिया है जो एक टाइम सिग्नेचर से बाउंड है, और हर एक ताल का एक अपना टाइम सिग्नेचर है, अपना एक दायरा है, अपना विस्तृत समय है उस चीज़ का. तो 3 ताल एक ऐसा ताल है जो तालों का राजा माना जाता है, और इसलिए कि सभी खंड एक जैसे हैं, और सबसे पहले तो इस ताल का खुद में चलन बनता है.
ताल हमारे अंदर जाने के लिए जितना आसान प्रकृति से हम तक पहुंच पाए, और जिस ताल को सर्व मान्य किया जाए, जो फटक से पता चलता है, और उस चीज़ को आप दोहराते रहो और उसका लूप बने, तो वो वही लूप को हम चलन कह सकते हैं। चेंज सा लगा साउंड काफी किसी का तरीके नहीं नहीं चुके समोर आला तो नहीं व्हायला यस सो नो प्रॉब्लम सो ताल एक मोनोटोनस क्रिया है। ताल को हम अगर देखें तो एक मैकेनिकल टाइम सिग्नेचर है, और लय जो है वो दैट इज द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ इट विच गोज इनटू द ताल। तो हम हर एक जन इसको कैसे परसीव करता है ये अलग है, पर उपज हर एक की जो ताल में समाई जाती है उसे हम ठेका कह सकते हैं। और ठेके कई विभिन्न हो सकते हैं, ताल एक होता है पर उसके अनेक ठेके होते हैं। तो ताल में लय को कैसे देखना चाहिए, क्योंकि लय तो अपने आप में इट इज़ अ बाउंडेड टाइम सिग्नेचर, यानी उसको क्रॉस नहीं कर सकते। देयर आर सम लॉज टू रिदम, पर उन्हीं बाउंड्रीज में हम क्या अलग सोच सकते हैं, हम तीन ताल को किस अलग नज़रिए से देख सकते हैं। तो जैसे तीन ताल ताल है, जैसे उसके डेफिनेशन में उसके तीन ताल ऐसे दिया हुआ है कि वो ताल है, पर 16 मात्रा के और अनेक विभिन्न प्रकार हैं जो कि बहुत प्रचलित रूप में भी बजाए जाते हैं। अद्धा तीन ताल है, पंजाबी है, तिलवाड़ा है। तो इन सबको ठेका कहाँ गया है, क्योंकि इन सबको किसी शैली के अनुरूप बांधा गया है और उस शैली के साथ वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे ख्याल में घरानों के साथ तीन ताल और या फिर 16 मात्रे के चलन या रूप बदलते हैं। तो ग्वालियर घराना हो तो ज़्यादा तीन ताल ज़्यादा तिलवाड़ा यूज़ किया जाता है। जयपुर हो तो तीन ताल यूज़ किया जाता है। तो क्योंकि उन बंदिशों की रचना ही ऐसी है कि वो ताल उनको अनुरूप होते हैं और लयकारी का एक अलग मज़ा है। तो घरानों के as घरानास differ, the ताल also changes its shades or forms. So स्वरूप करवाणी में कुछ बजाएगा और थोड़ा पहले अद्धा में शुरुआत करेंगे इसको, और फिर तीन ताल में जाके उसके रंग रूप कैसे बदलते हैं या फिर उसमें क्या बजाया जाए और रागों के अनुसार भी क्या बजाया जाए, वो थोड़ा देखते हैं।
में से निकला हुआ एक स्वरूप है। धिन धिना धा, 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 धिन धिना धा। ठेका को समझने का और एक जरिया है कि एक मेन लैंग्वेज होती है और बाकी की लैंग्वेजेस जो एक मुझे लगता है 50 किलोमीटर्स के बाद जो बदलने लगती है या फिर एक्सेंट्स जो बदलने लगते हैं वो ठेका है। उसको हम ऐसे इस तरीके से समझ सकते हैं। अभी हम सिर्फ ठेका सुनेंगे और उसके वेरिएशंस सुनेंगे which are inspired by the music। पर आपको फर्क समझ में आएगा कि सिर्फ मोनोटोनस ठेका बजा है और उसमें कुछ ना कुछ उपज हो रही है या फिर there is something that goes and flows along with him for me। तो इन चीजों का थोड़ा सा संबंध देखते हैं। समझना ज़रूरी है कि इट हैज़ टू बी स्पॉन्टेनियस इन द मोमेंट और एक दूसरे के म्यूज़िक से इंस्पायर होकर उपज निकलनी चाहिए। गुरुजी कहते थे कि उपज सबसे ज़्यादा बायां से दिखाई जा सकती है, बायां से चालू होती है उपज, क्योंकि वो कहते थे कि बायां तबले का श्वास है और इसको कई विधानों में कहा गया है कि तबला इज द फीमेल एंटिटी एंड बाया इज द मेल एंटिटी। ऐसे भी कहते हैं और ऐसे भी कहते हैं कि तबला इज द माइंड एंड बाया इज द हार्ट। सो बाया जस्ट फिल्स द होल aura with a certain sweetness of an emotion which is undefinable। मजा मेरे साथ ले सकते हो। So try to hold a tali which is just 4 ha
धिन धिन ना धा धिन धिन ना धा धिन धिन ना धिन धिन ना धा धिन धिन ना धा धिन धिन ना धा धिन धिन ना धा धिन धिन ना सब लोग ताली कहीं छूटेंगी नहीं, इसका ध्यान रखिए और मुझ पे भी ध्यान रखिए कि क्या अलग चल रहा है। धिन धिन दा जगना धिन धिन ता धिन धिन ना धिन धिन ना धिन धिन ना धिन 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 ना धिन धिन ना धा धिन धिन ना धा धिन धिन ना धा धिन। फोकस ये रहे कि ताली छूटे नहीं। धा धिन धिन ना धिन धिन ना धा धिन धिन ना the metronome for me. धिन धिन ना धा छूट रही है। Just 4 big claps. धिन धिन ना धिन धिन ना धिन धिन ना धा धिन धिन ना बट इस माध्यम से हम आप चालू रखे था धिन धिन ना धिन धिन ना धिन धिन ना इस चीज से
काव्यात्मक दृष्टिकोण मिलता है लैंग्वेज को. So there's a language of rhythm which I'm turning into poetry. Dhin dhinna dha dhin dhinna kra dhin dhinna dha kra dhin dhinna kra dhin dhinna kra dha dhin dhinna kra dhin dhinna kra dhin dhin dhinna kra dhin dhinna dhin kra dhinna kra dhinna kra dhin dhinna kra dhin dhin dhinna tiri kra dhin dhinna dha kra dhin dhinna dha kra dhin dhinna Din din da da din din da da din din da din din da din da din din da din din da din din da. अभी ताल के बोल लेकर ताल को कैसे इम्प्रोवाइज किया जा सकता है ये देखिए. दिन दिन da da din din da din din da da din din da din din da da din din da din da da din 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 din da din din da din da da din din da din din da din din da din din da din da da din din da din din da din na din na din na din na din din na din din na da ताली चालू. बाहर जाकर अंदर आता है, बाहर जाकर अंदर आता है, बाउंड्रीज एक्सप्लोर करता है ठेका. दिन दिन दा दिन दिन दा धा दिन दिन दा ट्रक दिन दा ना दिन दिन दा ट्रक दिन दिन दा ट्रक दिन दा दिन दा दिन दा दिन दिन दा ट्रक दिन दिन दा ट्रक दिना दा दिन दा ट्रक दिना दिन दा दा ट्रक दिन दिन दा धा ट्रक दिन दा ट्रक दिना गिना ना दिन दिन दा ट्रक दिन दिन दा धा दिन दिन दा दिन दिन दा दिन दिन दा दिन दिन दा दिन दा दिना दिन दिन दा दिन ना दिन ना दिन दिन ना धा. इधर हमने सम को एक डेस्टिनेशन के तौर पर पकड़ा हुआ है और हर एक उपज जो है, हर एक बाउंड्री जो हम छूते हैं उसको वापस लेके आकर हम सम तक पहुंचाते हैं. तो इस नजरिए से ठेके को देखा जाता है. सो अभी ठीक है. We can stop. So
ताल से ठेके की जो जर्नी है उसके लिए थोड़े से मैकेनिकल रास्ते से गुजरना पड़ता है, थोड़ा सा मोनोटोनस रियाज जो है वो ज़रूरी है, बट द मोनोटोनस रियाज शुड नॉट ऑलवेज स्टे मोनोटोनस, इट शुड बी विद एन इंटेंशन ऑफ क्रिएशन। आपको कुछ क्रिएट करना है इस भावना से अगर आप मोनोटोनस मैकेनिकल रियाज कुछ बेसिक वर्षों तक या कुछ समय तक आप करते रहेंगे तो उपज ये जो चीज़ है वो अपने आप धीरे 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 आने लगती है, समझने लगती है। और जैसे सभी को पता है कि उपज सिखाई नहीं जाती, उपज इज समथिंग दैट हैज टू बी क्रिएटेड विद इन योरसेल्फ। सो यू कैन जस्ट टेक आइडियाज फ्रॉम पीपल कि मैंने आज फॉर एग्जांपल जाकिर जी को सुना या स्वपन दादा को सुना, तो उनकी क्या थॉट प्रोसेस है, उन्होंने किस तरीके से लय को देखा है, उनके देखने से 2-4 रास्ते खुल जाते हैं कि ये डिमेंशन में मैं जाके देख सकता हूँ कि उन्होंने क्या किया है या फिर उन्होंने क्या देखा होगा उस डिमेंशन में। तो उसी को रेप्लिकेट करते करते धीरे 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 हम खुद भी क्रिएटिव रास्ता पकड़ने लगते हैं, एंड दैट हैज़ टू कम फ्रॉम इंस्पिरेशन एंड योर ओन रियाज। सो ताल इसीलिए कुछ बेसिक लय के कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो every vocalist should definitely every vocalist, every instrumentalist, even every tabla player for that matter, इनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो जो 3-4 हमारे मेन ताल हैं उन तालों में बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस हैं और बहुत लोगों को मालूम भी होंगे, बट उसको कैसे देखना है और उसको रोज करते 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 वो लय आपके अंदर कैसे बैठेगी, इस चीज का अभ्यास वो मोनोटोनस रियाज से आता है। सो एज दे से दैट एवरीथिंग दैट हैज टू बी इम्बाइब्ड विद इन योरसेल्फ, जो अंदर जाके बैठ जाती है चीज, उसको पहले शरीर से जानी जरूरी होती है। इसीलिए माँ जब सिखाती है तो शी इंसिस्ट्स कि आप ताली देकर आप गाइए, एंड इवन इफ द initial tabla machine support is there, but she still wants you to give the physical tali on hand, कि वो शरीर से लय अंदर भिनती है, अंदर जाके वो स्थित हो जाती है, and that is when you can actually see आगे उस डिमेंशन के आगे देखने की जो ताकत मिलती है वो उस लय के अंदर जाने के बाद मिलती है। तो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और there's a beautiful saying कि बिल्कुल busy hands quiet mind ऐसे कहते हैं। तो जितना हम उस पूरे प्रोसेस में फोकस्ड हैं उतनी लय हमारे अंदर जाना चालू जल्दी हो जाती है। तो उसके कुछ रियाज है, बेसिक कुछ एक्सरसाइजेस हैं, और they are simple to hard, but मैं आपको I will want you to give a small demonstration of what those exercises are. Omkar will help me here. तो अब 3 ताल देखा जाए तो 3 ताल में 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण और 4 गुण कैसे करें ये सबको पता होगा ही, पर एक फिर भी मैं डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। और लय के अंदर जाने का जो इन्फरेंस है, जो कंक्लूजन है कि आपको कैसे पता चला है कि ये लय मेरे में स्थित हो गई है, कि आपको अगर मैं कहूँ कि 3 ताल की आप तिगुन आप हाथ में ताली देकर बताएं मुझे, तो एक पल भी सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फटक से वो आ जानी चाहिए। यस, तो ये जब होता है तभी आपके अंदर लय का वास है, और आपको धीरे धीरे उस विषय में आपको समझदारी आ चुकी है, या धीरे धीरे यू कैन असेस योरसेल्फ विद दिस, और ये उस मोनोटोनस रियाज से धीरे धीरे पॉसिबल होता है। सो वी आर ट्राइंग टू imbibe some knowledge through physical रियाज, थ्रू फिजिकल एक्सरसाइजेस, और धीरे धीरे जाके आपको वो इनडायरेक्टली आपके गाने में मदद करेगी। तो जब भी माँ आपको विलंबित ख्याल सिखा रही हो या द्रुत ख्याल सिखा रही हो, तो जो टाइम सिग्नेचर है, जो लय है, राइट, द लय इज अ डिस्टेंस ऑफ 2 मात्रास, जो भी डिस्टेंस हो,
उस डिस्टेंस से तय किया जाता है कि पूरे टाइम सिग्नेचर की लय क्या है, टेम्पो क्या है। तो आपको धीरे धीरे इन एक्सरसाइजेस से टेम्पो, सो द डिस्टेंस बिटवीन वट एवर मात्रास इज बीइंग यूज्ड, वो डिस्टेंस आपकी पक्की होने लगती है, वो स्पेस आपकी पक्की होने लगती है, राइट। सो धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, ये जो स्पेस है, धा आ तिन तिन ता आ धिन धिन धा आ धा। सो ये ऐसे कहने पर फटक से आता है, पर यही जब आप गाते हो, बंदिश के द्वारा आप प्रस्तुत करते हो, तभी वो लय अगर सच में अंदर गई हो तो आपको तबला की जरूरत नहीं पड़ती। आप तबला बाजू में रख के भी या फिर तबला नहीं भी बज रहा हो तो भी आपके दिमाग में एक खुद का मेट्रोनॉम शुरू हो जाता है, एंड दैट इज द मेट्रोनॉम दैट वी हैव टू सक्सीड इन डूइंग थ्रू दिस प्रैक्टिस, राइट। सो टेक एनी बंदिश फॉर एग्जांपल, ये रे आले पिया बिना सखी, ये रे आले पिया बिना, तो अभी कोई भी रेफरेंस नहीं हो ताल का, तो भी वो आपको बंदिश गाने आनी चाहिए। कोई भी नहीं है, स्वरूप भी नहीं है, कोई तबला संगत भी नहीं है। ये रे आले पिया बिना सखी, ये रे आले पिया बिना सखी, कलन भरत मोहे जन भगत रतना, ये रे आले पिया बिना ये रे आले ये रे आले पिया। कोई भी टाइम रेफरेंस नहीं हो तभी खुद के अंदर एक मेट्रोनॉम चालू होना चाहिए जिससे आप खुद की संगत कर सकते हो अंदर। ये जब धीरे धीरे एक वोकलिस्ट के लिए सध जाता है, तभी उसको तबला प्लेयर क्या बजा रहा है, क्या चल रहा है, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। वरना मैंने बहुत वोकलिस्ट देखे हैं, एंड these I wouldn't say these are negatives, these are just while you cross that path and when you go ahead, but ये mention करने ज़रूरी है क्योंकि आपको क्या करना चाहिए से ज़्यादा आपको क्या नहीं करना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। So the application is कि आप कभी भी तबला प्लेयर आपके साथ बैठा हो और अगर तबला प्लेयर अपनी क्रिएटिविटी कर रहा हो आपके साथ, ये सिर्फ ताल नहीं बजा रहा है, वो आपको ठेके के रूप दिखा रहा है, वो आपके साथ क्रिएटिविटी करना चाहता है। तो ये जब स्थिति आए तभी आपको उसको बोलना नहीं पड़ना चाहिए कि नहीं आप बस ताल बजाओ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, या फिर जस्ट डू व्हाट यू आर आस्क्ड टू। इससे उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपकी गति रुक जाती है वहाँ पे। एंड दिस इज वन थिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड विद अ लॉट ऑफ वोकलिस्ट्स कि चैलेंजेस लेने ज़रूरी है। अगर आपको, क्योंकि बहुत लोगों को लय का फियर होता है कि एंड द बिगेस्ट कल्प्रिट ऑफ दिस इज आई तानपुरा, आई तबला, मशीन, एनी सॉर्ट ऑफ मशीन hinders your progress. And I'm not saying that the machine is not required. It is required, but it is required for you to help you throughout the process. It cannot be your main accompanist. कभी भी उसको आप मेन accompanist की तौर पे उसको ट्रीट नहीं कीजिए कि मेरे पास है आई तानपुरा तो मुझे लाइव तबला पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। पर यही प्रॉब्लम होता है कि जब वो स्टेज पे जाते हैं और गाते हैं तभी उनको तबला प्लेयर को बोलना पड़ता है कि आप सिर्फ ठेका देना पड़ता है, बाकी कुछ बजाना मत। राइट, दे आर रेप्लिकेटिंग द तबला मशीन ओवर देयर। वो एक ह्यूमन को तबला मशीन बना रहे हैं वहाँ पे कि आप बस उतना ही ठेका ही बजाइए। तो ये आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसके लिए थोड़ी बेसिक सिलेबल्स ताल के आपको मालूम होनी चाहिए। मैं क्या बजा रहा हूँ आपको थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए, पर मैं धा बजा रहा हूँ, धिन बजा रहा हूँ, धा धिन धिन धा, ये हम ताल में ही सीखते हैं, बराबर। तो जितनी हम
सिलेबल्स ताल में खुद से सीखते हैं, उतने तो आपको परखने पहचानने आनी चाहिए। और मैं तो ये बहुत बेसिक बता रहा हूँ, बट आई हैव सीन a lot of instrumentalists, a lot of vocalists who are skilled musicians, यानी उनकी आप आर्टिस्ट्री सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। ऐसे लेवल के जो कलाकार हैं उन सबको बढ़िया तबला बजाने आता है, बहुत अच्छा तबला बजाना आता है। दे मे नॉट बी एबल टू प्ले बहुत कुछ या फिर तैयारी से, पर उनके दिमाग में तबला होता है। आप उनसे पूछोगे तो उनके गत के साथ तबला भी चालू होता है उनके दिमाग में। तो the loop that is made out of imbibing the laya within yourself helps you in your own practice later. और ये चीज जितनी द्रुत में सरल लगती है उतनी ही विलंबित में कठिन है। तो इसको धीरे धीरे उसकी लय कम करते जाना, उसका टाइम स्पेस जो है वो स्पेस का डिस्टेंस आपको परसीव करने आना, इसके लिए साधना की जरूरत है। और इसके लिए लाइव तबला प्लेयर के साथ बैठने की बहुत जरूरत है, बहुत। तो अगेन एज आई सेड, तबला मशीन कैन हेल्प। ज्यादा डर है लाइक के बाद इनका लाइक तक वो डेवलप होने के लिए ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस लाइक हो सकते हैं। बिल्कुल 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 उसी पे आने वाला है। सुर अच्छा है, हाँ, उनकी घर में कल्पना भी अच्छी है, हाँ, लेकिन वो डर की वजह से आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल। सो मैंने ऐसे भी बहुत आर्टिस्ट देखे हैं कि मैं उनको हर गुरु पूर्णिमा में मिलता हूँ। अनेक गुरु पूर्णिमाएं हुई है और पहली गुरु पूर्णिमा मुझे कहते थे कि आप बजाने लगते हो तो मुझे डर लगता है थोड़ा सा, तो आप बजाना मत, आप थोड़ा बस ठेका देना। तो मैंने कहा ठीक है, पर आप सीख रहे हो तो आप स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपके कंफर्ट के साथ भी मुझे जाना चाहिए। और एंड व्हेन यू आर इन द प्रोसेस, और अगर आप कुछ कर रहे हो, आपके दिमाग में वो डेस्टिनेशन है कि मुझे इसमें भी आई हैव टू प्रोग्रेस माई सेल्फ, तो नो प्रॉब्लम, देन आई कैन असिस्ट यू फॉर अ व्हाइल अंटिल यू रीच दैट लेवल। पर अभी 4-5 गुरु पूर्णिमा आगे भी मैं उनको मिलता हूँ, तब वो बोलते आपको पता है ना नहीं बजाना है कुछ। ठीक है। So this is a matter of assessment and assessing in yourself. जो लोग जो आर्टिस्ट जिनका आपने गाना सुना होगा, जो सिर्फ ठेके पे गाते हैं, जैसे कुमार जी हो या किशोरी ताई हो या ऐसे जो लोग हैं, अक्सर हमें सुनने के बाद लगता है कि बस वो ठेके पे गा रहे हैं, और अच्छा होता कि कुछ अगर थोड़ा बहुत बचता या कुछ होता। और हमें ऐसे भी लगता है कि उनको शायद सिर्फ ठेका ही चाहिए, पर उनकी मंजिल अलग थी। और अगर आप उनसे पूछो कि ये ताल कौन सा है, इसमें लयकारी कैसी करे, इसमें मिश्र जाति क्या है, तिश्र जाति क्या है, तो वो सब ऐसे बताते थे जैसे उन्होंने तबले का अभ्यास उतना ही किया। So they have crossed a level. वो उस लेवल तक जा चुके हैं, उनको पता है कि अभी मेरा लय का जो दृष्टिकोण है वो अभी सद गया है, पर मेरा डेस्टिनेशन ये नहीं है, their destination is something else। और ये हर एक गायक के साथ अलग होता है। ग्वालियर घराना के जो गायक होते हैं उनके लिए लय बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत। और पूरे गाने में द परसेंटेज में वेरी, बट आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा तो उनका लय का काम होता है। तो दे हैव टू बी वेरी अडेप्ट इन व्हाट दे आर सिंगिंग, और लय उनका डेस्टिनेशन बन के रह जाता है कि इसमें और कुछ करना है, इसमें कोई और डायमेंशन खोलना है मुझे। तो उनके लिए अलग बात है, बिकॉज देयर डेस्टिनेशन इज डिफरेंट। सो हर एक के डेस्टिनेशन के हिसाब से व्हाट यू हैव टू डू doesn't change, because the basics have to be done. The basics have to be done for you to be able to understand if this is what you want or not. But वो part जो है वो sorted होना चाहिए. So there are some lay exercises that can help, as I said कि जैसे मैंने कहा कि 3 ताल की अगर तिगुन अगर मैं पूछूं कि 3 ताल की तिगुन क्या है,
तो फटक से आ जाना चाहिए धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा दिन दिन धा धा दिन दिन 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 धा. So in Laya exercises we have to understand that there are many variations and very many speeds that we can work with. तो जब भी दुगुन तिगुन चौगुन ये सब करने हैं तो एक रेफरेंस लय होनी चाहिए जो मेरे हाथ की लय है. ये हाथ की लय जो है वो वैसी ही रहेगी. दिस विल नॉट चेंज. और मैं जो बोल रहा हूँ वो चेंज होगा. राइट, दैट लेवल कीप चेंजिंग. सो धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन धा ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा ता धिन धिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धिन धिन धा ता धिन धिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा ता धिन धिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धिन धिन धा ता धिन धिन धा धिन धिन धा धिन धिन धा धिन धिन धा ता धिन धिन धा धिन धिन धा धिन धिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन 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 धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धिन धिन धा धा. सो ये एक बार में बोलने आना चाहिए और इसके लिए प्रैक्टिस ही जरूरी है. एंड देयर इज इट इज एक्सट्रीमली सिंपल इफ यू कैन पुट योर 100% फोकस टू व्हाट यू डूइंग. ये एक दो दिन में ये चीजें आ जाती है. तो वैसे ही आप उसको वापस भी उसी तरीके से ले सकते हैं. वापस भी आप आ सकते हो. तो जब ताल ट्राई करो धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन 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 ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन. तो अभी इन जो भी शब्द है ताल के धिन ना धिन जो भी है तो इनको हम अभी मैकेनिकली बोल रहे हैं. राइट, हम मोनोटोनसली कह रहे हैं क्योंकि देयर इज अ टेक्निकल प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन कि मुझे अभी एक मात्रा में 3 सिलेबल्स या एक मात्रा में 2 सिलेबल्स जो भी दुगुन तिगुन जो भी करने हैं उस हिसाब से मुझे करना है. इसीलिए दिमाग हमेशा टेक्निकल हो जाता है. तो उस टेक्निकल स्टेट ऑफ माइंड में भी आप उपज और आप ठेकों को कैसे काम रख सकते हो इस बात को भी देखा जा सकता है. तो इसके जो एक्सेंट्स हैं ये बदलना बहुत जरूरी है. ऐसे ही लगना चाहिए कि ये धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा सॉर्ट ऑफ अ मशीन गोइंग ऑन. राइट, तो इसमें आप धीरे धीरे एक्सेंट्स भी लाना शुरू कर सकते हो जिससे आपकी लय की समझ और ज्यादा बढ़ेगी और आप कुछ बाउंड्रीज को छूकर वापस आ सकते हो. तो धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा तक दिन दिन धा धा दिन दिन धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा तक दिन दिन धा धा. तो इसमें ऐसे नहीं लगेगा कि मैं धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा. राइट, तो ये जो जर्नी है फ्रॉम मैकेनिकल टू समथिंग एस्थेटिकल. यस, डेफिनेटली एस्थेटिकल इज द वर्ड. तो उस लय को समझते समझते उस लय को देखने आना चाहिए. परसीविंग इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर लय. तो समझ तो इनके उम्र में भी हम समझ सकते हैं बट धीरे 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 व्हेन इट स्टार्ट्स गोइंग इनसाइड जब भी वो लय आपके दिमाग में घर करने लगती है तब तक आप मोनोटोनस है. पर जब वो लय आपके मन में घर करेगी तभी वो एस्थेटिक हो. तो धिन ना धिन धिन ना 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 धिन. राइट, सो एक्सेंट्स जो है अभी खंड के हिसाब से एक्सेंट्स होते हैं. तो 2-3 झत्ताल के खंड 2-3 ऐसे हैं. तो धिन ना धिन धिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना. तो ये जो एक्सेंट्स है वो आने चाहिए. तो धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन 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 ना धिन धिन तिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन तिन ना धिन धिन
दिन ना दिन दिन ना 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 दिन। तो वो एक्सेंट्स के साथ जब भी आता है तभी आपको धीरे धीरे लय की समझ और ज़्यादा बढ़ने लगेगी, क्योंकि आप यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस कि आप धिन ना अगर आप कर रहे हो तो आप फोकस शिफ्ट भी कर सकते हो। आप धिन ना धिन ना आप ये भी फोकस शिफ्ट कर सकते हो। These are just for your own exercise and your own focus improvement, nothing else. तो धिन ना धिन दिन ना धिन ना धिन ना धिन ना धिन ना धिन दिन दिन ना 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 दिन ना। So सबसे इजी तरीका, अभी किसी ने आपको कहा कि आप रूपक की तिगुन बताइए कह के, तो फटक से दिमाग में नहीं आता कि मैं कैसे करूं, तिगुन कैसे की जा सकती है। तो वेरी फास्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस इज कि आप दो मात्राओं के बीच में का डिस्टेंस जो है वो 3, 2 या 4, जो भी आप लय, जो भी आप गुण करना चाहते हो, उस लय में आप उसको सोचना शुरू करें। सो अगर मुझे 3 में सोचना है तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। Now that 1 2 3 is set, you can incorporate any tal in any language. So tin tin na tin na tin tin na tin na tin na tin tin na tin na tin na tin, right? So 1 2 3 1 2 3 dhi na ti na di na di na ti na di na di na ti na di na। 2 and 4 are usually easier, इसलिए मैं 3 के एग्जाम्पल्स आपको ज़्यादा दे रहा हूँ। और यही प्रोसेस एक्चुअली लेट्स सी अब किसको प्रोसेस समझ गई है, who can demonstrate। अपन कैन, हाँ तिगुन आप डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, वरना आप 1 2 3 4 भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। वेरी गुड। जब ताल कोई करेगा, जब ताल आई वांट 1 2 3 एंड 4, कौन करेगा? हाथ उठाओ और करो, नॉट प्रॉब्लम। हाँ करो आप, यस। So the bass level stays the same. Dhi na, right? Dhi na dhi na ti na dhi na dhi na ti na dhi। अभी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 dhi na ti na dhi na ti na dhi na di। So आप 3 सोचोगे जब भी, और 3 को आप 1 में जब इनकॉर्पोरेट करोगे तभी आपको फटक से लय वहीं पे मिल जाएगी। तो 4 करनी हो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 धी ना धी ना ती ना धी ना धी ना धी ना ती ना धी ना धी ना ती ना धी ना ती ना धी ना। राइट? सो ऐसे लयों के साथ आप खेल सकते हो। आई वुड लिटरली से दैट, क्योंकि मज़ा आता है इस ये एक्सरसाइजेस में। और समवन जिसको समझा नहीं हो अच्छे से, ऐसे मुझे लग रहा है, उसको उनको बोलना जरूरी है। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, बोलो। तो क्योंकि जो on behalf of everyone I am saying, Yeah. it's a mix public, Right. जो है कुछ beginners भी हैं, कुछ हैं कुछ moderate हैं, कुछ आप advanced भी समझ सकते हो। तो इसमें बेसिकली जब कभी भी हम क्लासिकल सॉन्ग्स परफॉर्म करते हैं, राइट। आइडियली एक विलंबित ताल हमारी होती ही होती है, और हमारी अगर त्रिताल की ही बात करें, एक विलंबित होगी और एक आपका छोटा ख्याल आप रुक में गाते हैं या मध्य लय में गाते हैं। तो क्योंकि कई सारे बिगिनर्स हैं, या जो आप मान के चलिए सभी बिगिनर्स हैं, तो क्योंकि हम वीडियो शूट भी कर रहे हैं, तो अगर आप हाथ उस तरफ करके एक बार प्रॉपर्ली डेमोन्स्ट्रेट करें, सो दैट अगर हम मान लीजिए यहाँ से जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें क्या है कि आप शायद
एटलीस्ट वो वीडियो को रेफर करके उनको प्रैक्टिस घर में कर सकते बिल्कुल बिल्कुल। सो विलंबित तीन ताल, जैसे विलंबित हाँ। तीन ताल हो तो उसको कैसे देखा जाए या फिर कैसे हैं। तो, फोकस करिए। हाँ, फॉर एवरीवन आई वुड से कि माँ ने जिनको भी विलंबित तीन ताल सिखाया है उनको ये पद्धति उन्होंने दी है कि क्या कैसे काउंटिंग करना चाहिए और कैसे उसको देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, नहीं मैं बताऊँगा आपको। तो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अंडरस्टैंडिंग लय इज कि आपके अंदर की आवाज़ शुरू रहनी चाहिए और आपको अभी पता नहीं है, लेट्स जस्ट से कि अभी आपको बिल्कुल पता नहीं है कि अंदर आवाज़ है, आपको नहीं पता है, इसीलिए गुरु लगते हैं वो दिखाने के लिए कि देयर इज समथिंग इनसाइड ऑफ यू दैट इवन यू डोंट नो, और मैं उसको ऐसे खींच के बाहर निकालूंगा और मैं जब वो निकालूंगा तब आप बस सरेंडर करना खुद को कि मुझे सीखना है और एंड आई विल डू व्हाटएवर इज टोल्ड। तो आपको भी पता ही नहीं है कि आपके अंदर एक लय की आवाज़ है, खुद की एक आवाज़ है, राइट। वी ऑल से कि हमारे हार्ट बीट्स है और हम हार्ट बीट सुनते हैं, बट द रियल relevance of an heartbeat is nothing in our daily life। वो हम बस एक रेफरेंस की तौर पर है कि there is a rhythm pattern inside of us which keeps on sustaining us, और एक रिदम है, सांस की भी एक रिदम है, उसी की वजह से हम life gets filled in and we exhale, we inhale, we exhale। तो ये पैटर्न की वजह से ही चल रहा है। तो उस पैटर्न को अगर आप प्रॉपर रियाज से प्रॉपर, आई वुड ऑल्सो से कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है धारणा। जिस भी चीज़ को आप चाहते हो कि ये मेरी अच्छी हो और इसको मैं पक्का करना चाहता हूँ, तो उस धारणा से आप उसको प्रैक्टिस करें कि मुझे आ रहा है, मैं से कर रहा हूँ और एंड आई हैव फेथ दैट विल हैपन। ये धारणा बहुत ज़रूरी होती है वो अंदर की आवाज़ जागृत करने के लिए। दीज आर ऑल टेक्निक्स दैट वी आर यूजिंग कि हमारा सबकॉन्शियस, उसको कुछ भी कहे आप, सबकॉन्शियस कहे या इंट्यूशन कहे, जो भी है, क्योंकि उपज ये ऐसी चीज़ है वो वहाँ से आती है। इट डज नॉट कम थ्रू द फिजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी हैव हियर, क्योंकि समथिंग गोज इनसाइड एंड इफ इट गोज इनसाइड इनफ, अगर उसका चरवी चरण आप में चिंतन अगर बहुत हो रहा हो तो वो अपने आप किसी और रूप से बाहर निकल रहा है, उसको आउटलेट मिल जाता है। तो दैट इज द इनर इंट्यूशन और द वॉइस दैट वी हैव टू फाइंड विद आवरसेल्व्स। तो अब लय का ही ले लीजिए आप, तो जैसे विलंबित तीन ताल मैंने कहा है सबको कि अभी यूजुअल नॉर्मल लय जो होती है जयपुर में, तो वो है धा धिम, राइट, धिम धा। तो फॉर बिगिनर्स आप जो इसके बीच में जो तीन अंक है वो आप बोलिए, फिजिकली इसको बोलिए और जितना हो सके उसको बोलिए, क्योंकि आप जब बोलते हो तो दैट वाइब्रेशन विद इन यू क्रिएट्स दैट साउंड इनसाइड, और धीरे 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 आपको पता चलेगा 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, वो अंदर की आवाज़ बढ़ती है और आपको सुनाई देता है। फिर अंदर कुछ ताल चल रहा है ऐसे सुनाई देता है बाद में आराम से। तो जैसे ओंकार साधना की रियाज है, जैसे बहुत लोगों ने कहा है कि ओंकार अगर आप बहुत डीपली सुबह के कुछ समय में आप एक डेजिग्नेटेड जो उसका समय है उस समय में आप करोगे तो आफ्टर अ व्हाइल आपको हर नाद जो है वो ओंकार समान सुनाई देता है, या फिर आपको गूंज सुनाई देती है खुद में, और वो खुद की आवाज़ प्रकट होती है अंदर। एंड दैट इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू विद रिदम और विद साउंड व्हाटएवर। तो आपको यू हैव टू सरेंडर कंप्लीटली, और आप शुरुआत उसको, जैसे मैंने कहा कि अंदर जाना है तो वो बाहर से पहले अंदर जाना पड़ता है। तो योर फिजिकल बॉडी हैज़ टू अट्यून इटसेल्फ विद योर माइंड, और तभी वो फोकस से धीरे धीरे इम्बाइब होता है। तो धा 2 3 4, धिन 2 3 4,
Dhin, 2, 3, 4. Dha, 2, 3, 4. Dha, 2, 3, 4. Dhin, 2, 3, 4. Dhin, 2, 3, 4. Dha, 2, 3, 4. Dha, 2, 3, 4. Dhin, 2, 3, 4. Dhin, 2, 3, 4. Ta, 2, 3, 4. Ta, 2, 3, 4. Dhin, 2, 3, 4. Dhin, 2, 3, 4. Dha, 2, 3, 4. Dha. So this is the physical process कि आप उसको अपने अंदर तक ले जाओ और इसको दोहराते रहना ज़रूरी है और धीरे धीरे खुद को टेस्ट करना, right? क्योंकि आप जब मैकेनिकल रियाज करते हो तो आफ्टर अ पॉइंट आपको असेस करने आना ज़रूरी है कि मेरे दिमाग में कितनी लय जा चुकी है, right? तो आप अगर आपको ख्याल का पूरा आवर्तन पता हो कि धा से लेकर धा तक मुझे प्रॉपरली टेक्निक वाइज लेट्स से अभी जयपुर के ख्याल भी इतने सीधे साधे नहीं होते बिल्कुल, तो कभी कभी बंदिश को याद रखने के लिए काल पे कौन से शब्द आते हैं, 14वें मात्रा पे कौन से शब्द आते हैं, 7वें मात्रा पे कौन से शब्द आते हैं, ऐसे चेक पॉइंट्स उस पूरे ताल में माँ देती है या फिर हाँ बोलिए। जैसे ताई ने बताया था कि हर ताल में एक इम्पोर्टेंट ये होता है, इम्पोर्टेंट मात्रा होती है। तीन ताल में कौन सी मात्रा है? मतलब ख्याल के हिसाब से वो एक्चुअली ख्याल के हिसाब से डिपेंड होता है। सो अगर जैसे ताई ने एक बार बताया था कि रूपक में ढाई 2.5 मात्रा में Right. तीन ताल में सो इट इज विद अ रेफरेंस। ऐसे नहीं है कि रूपक के हर बंदिश में उनको अढ़ाई इंपॉर्टेंट है। रूपक की अगर वो बंदिश में अढ़ाई के आजू बाजू कुछ इंपॉर्टेंट स्वर है या फिर वो इस राग का चलन वहां दिख रहा है तो वो 2.5 दिखाना जरूरी है, बिकॉज इट इज ऑफ नो रेलेवेंस। क्योंकि आई मीन द स्पेसिफिक बीट कैन ओनली बी ऑफ रेलेवेंस कि अगर वो मुखड़ा वहां पे हो। एक पॉसिबिलिटी है कि वहां पे मुखड़ा हो, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कुछ राग में ऐसे स्वर होते हैं जैसे मारुति राग में तीव्र मध्यम है जो दिखाने पे पूरा स्वरूप पता चल जाता है मारुति राग। तो ऐसे अगर कुछ जगहें वहां पे रखी हो तो उसको दिखाना जरूरी है। हर एक बंदिश में वो वैसे प्राधान्य नहीं होता है उसमें, इट इज विद अ रेफरेंस। तो अभी यूजुअली कहा जाता है कि तीन ताल में 13th मात्रा कैन बी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे मुखड़े वहां से शुरू होते हैं, बट इट इज जनरल, इट इज नॉट कि हर एक बंदिश में ऐसा ही होगा, ऐसे नहीं। और दूसरा कि ताल में जैसे राग में या स्वर में एक भाव होता है, बिल्कुल वैसे हर एक ताल का भी भाव होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही भाव जो है वो भाव इस पूरे स्वरूप का नाम ही ठेका है, क्योंकि ठेका चकधिन ना ना धिन दिन ना चकधिन दिन दा चकधिन दिन ना धिन चकधिन दा चकधिन दा चकधिन दिन दा चकधिन दिन ना धिन ना धिन ना ना धिन दिन ना ना धिन दिन ना चकधिन दिन ना धा। तो ये जो फ्लो में जाता है और इस फ्लो से बहुत सारी चीजें अपने अंदर से ही निकलती है, क्रिएटिविटी, तो वो ताल में नहीं निकलेगी क्योंकि ताल का एक बंधन है खुद से। और अगर कोई आपसे कहता है कि बस ताल दो, बस मुझे बाकी कुछ सुनना नहीं है, so that creativity will be hampered for that particular person। पर अगर वो ठेका देना चालू हो जाए आपके साथ तो आपकी भी क्रिएटिविटी वहां से चालू होती है। बट यू हैव टू बी, आपको सक्षम होना चाहिए इस पॉइंट तक कि आप उस चीज को आप देख पाओ और उस चीज को आप समझ पाओ।
तो इस बेसिक लय तत्वों को जिनको डर है बेसिक लय तत्वों को अपने अंदर सेट करने के लिए अगर इस इंस्ट्रूमेंट का अगर उपयोग करें तो जैसे कि एक विलंबित पिटाल लगाया गया जिसमें ख्याल सिखाया गया और उस पर अगर उन्होंने अगर हाथ से उंगलियां लगाकर वो ताल के लिए अगर प्रैक्टिस की एक कुछ जहाँ तक उनको कॉन्फिडेंस आ सकता है उतने दिन तक बिल्कुल अगर ये तो वो ज़्यादा फायदा हो जाएगा मशीन का मशीन का सो मैंने जैसे कहा जो कि आपने बताया कि बेसिक जो है हाँ हाँ वो छूटनी नहीं चाहिए ना बिल्कुल 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 तो वो उसको अगर इन लोगों को फिक्स करना हाँ, है हाँ। अंदर ही अंदर तो उसके लिए एक मिडवे बहुत अच्छा मिडवे है कि आप मेट्रोनॉम लगाइए कि मेट्रोनॉम में आपको धा धिन धिन धा ये पैटर्न्स नहीं मिलते अच्छा ये जब भी पैटर्न्स मिलते हैं तभी आप निर्भर हो जाते हो आप डिपेंड हो जाते हो क्या वो बजा रहा है मैं बंदिश गाऊंगा तो मेट्रोनॉम इज द easiest way to help you with that and that is also help उसको आप समझिए कि वो बस मदद की तौर पे है और मैं तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस फॉर बेसिक लिसनर्स क्योंकि जैसे आपको कह रहा था कि गुरुजी ने जब मुझे सिखाया था तब मुझे कहा कि मैं कुछ लहरा गुनगुनाऊंगा और वो गुनगुनाते हुए आप गाइए आप तबला बजाइए da बैठ गया दिमाग में तब से और मुझे बाद में जाकर पता चला कि ये चीज बहुत लोगों के लिए करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि तभी बताया नहीं था गुरुजी ने कि ये बहुत डिफिकल्ट चीज है पर मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ इट्स ऑल सबकॉन्शियस हाउ यू थिंक ऑन इट अगर आपको कोई ऐसे बस जाते जाते देखी ये चीज करो बहुत सिंपल है और आपको 2 महीने बाद आप इसका फायदा देंगे हाँ गुरुजी ने तो मुझे टाइम लिमिट भी नहीं दिया था उन्होंने कहा था ये बस ऐसे ही करते रहना अभी लहरा मशीन नहीं ऐप नहीं कुछ भी नहीं आपको खुद गुनगुनाना है और आप गाओगे क्योंकि इसका और एक मीनिंग मुझे बाद में भी पता चला कि मेलोडी आप में एक ऐसी भाषा क्रिएट करता है which is not monotonous and mechanical right तो मैं जब स्वरूप बजा रहा है तब मैं सुन रहा हूँ आधे समय में उसका सुन रहा हूँ because the melody the सुर the राग whatever it is trying to say वो भी मुझे पता चलना चाहिए क्योंकि मैं कुछ बजा रहा हूँ और वो कुछ बजा रहा है ऐसे नहीं होना चाहिए तो इसलिए वो लय तत्व की जो वो हाँ, है जो वो हाँ अगर मैं ये शब्द बोलूं लय तत्व का ओग जो है वो अंदर आ जाएगा बिल्कुल ऐसा बिल्कुल 100% इसीलिए कई बार तबला सोलो अच्छा हुआ और तबला सोलो आज कमाल का हुआ इसमें लहरा प्लेयर का बहुत हाथ होता है क्योंकि अगर वो बस टा 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 तो दिस विल नॉट इंस्पायर अस टू डू एनीथिंग मोर देन व्हाट इज गिवन टू अस क्या मैं भी फिर 5 प्रकार बजा दूंगा जो भी धाती के और मैं समाप्त करूंगा बट इफ इज इंस्पायरिंग मी वो कुछ बाउंड्री से अलग जाके कुछ करने की सोच रहा हो तो दैट इंस्पायर्स मी एंड मेलोडी इज ऑलवेज वेरी इंस्पायरिंग फॉर एनीवन टू create that inner voice to create that उपज अंग तो आप कितने भी बिगिनर हो या फिर कितने भी सीखे हो तो भी I want you to practice for some time in a day using the help of nothing at all just your own mind nothing at all because this will make you dependent आपको हमेशा डिपेंडेंट बताता है ये चीज
और जब भी आप तबला प्लेयर के साथ बैठते हो तो वो सब डिपेंडेंसी और सब इनसिक्योरिटीज तबला प्लेयर के साथ निकलते हैं. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बहुत ऑनेस्ट हो रहा हूँ कि फिर आपको बोलना पड़ता है उनको कि नहीं आप मत बजाओ, ये ऐसे मत बजाओ, ये तिरकेटा मत दो, ये धुन मत दो. उससे अच्छा आप वो तिरकेटे को समझिए और उसको बताइए कि तुम 4 प्रकार से और तिरकेटा बजाओ पर मैं मेरी लय से नहीं हिलूंगा. सो इन योर ओन माइंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि कुछ भी आए मेरे नसीब में, आई कैन एक ऐसा प्रश्न था जो कि जैसे सिंगर्स को ये समझना कि तबला और इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रॉपर्ली बैलेंस हो गया है नहीं. बराबर है तो एक श्रवण की कला बिल्कुल और ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन शायद अच्छे कलाकारों को भी ये समझ नहीं आता. बिल्कुल बिल्कुल. तो परफॉर्मेंस बाद में जब अपने रिकॉर्डिंग सुनते हैं सोचते हैं क्या गलत हो गया, तब भी वो शायद समझ नहीं पाते. बिल्कुल. ये कैसे इसको ये भी कैसे डेवलप किया जाए, बिकॉज़ इट्स आल्सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. राइट राइट. तो अगेन जैसे गुरुजी मुझे कहते थे कि आई एम गिविंग यू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो मेरे साथ हुआ है और जिसकी वजह से मुझे मदद हुई है. कि वो कहते थे कि आप अपना रियाज तो करो ही, पर माँ के साथ भी बैठो और ठेका पकड़ो. उतने ही समय के लिए आप ठेका पकड़ो और बाकी कुछ मत बजाओ, बस आप ठेका पकड़ो. तो बेसिक्स जब भी चल रहे थे तभी मुझे ठेका बजाने के लिए उन्होंने इसीलिए कहा था, जो मुझे बाद में जाकर पता चला कि वो बोल रहे थे आप सुनो उनको. अगर आप सुनो वो कौन से सुर से गा रही है, उस राग का क्या प्रभाव है. हर एक राग का एक अलग प्रभाव होता है आपके दिमाग पे. क्योंकि आप जब मारवा गा रहे हो तो मैं अपने आप ही ठेका बजाऊंगा. देयर इज नथिंग दैट आई कैन डू बिकॉज वो राग ही इतना खुद में कायम सक्षम है, समर्थ है कि मैं वहाँ मेरी कहन नहीं है कुछ. बट आप केदार गा रहे हो, आप नंद गा रहे हो, आप यमन गा रहे हो, तो उसमें साथ चल सकते हैं. तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो सुनने से ही आएगी. इसीलिए 50 to 60% जो सीखना है वो सुनना ही है. और एक ऐसे भी कहते हैं जिससे मैं पार्टली आई अग्री एंड आई डोंट अग्री एज वेल कि सुर जो है आप लेकर आते हो ऊपर से. मैं कहूँगा कि बिल्कुल आप यू कैन इनहेरिट समथिंग बिकॉज इनहेरिटेंस इज वेरी कॉमन एंड इट इज इन एवरी फील्ड. कि बिजनेसमैन का लड़का हमेशा बिजनेस में सोचता है, तो गाने वाला हमेशा सुरों में सोचता है. जो भी हो, देयर इज ऑलवेज अ लीनिएज. और क्योंकि आपको वैसे जीन्स मिलते हैं और वो जीन्स आपको अगले जनरेशन में आपको अपने लिए काबिल बनाते हैं जो भी आपको ले जाना होगा. सो दैट इज व्हाई इफ अ म्यूजिशियंस सन बिकम्स अ म्यूजिशियन, टैलेंट उसके पास इनहेरिटेड टैलेंट होता है. बट इफ देयर इज नो कंसिस्टेंसी, इफ ही डजंट वर्क ऑन इट, तो वो जो बंदा रोज हार्ड वर्क कर रहा है बट ही डजंट हैव अ म्यूजिकल लीनिएज, ही कैन गो अहेड ऑफ यू. क्योंकि कंसिस्टेंसी इज समथिंग दैट इज नीडेड फॉर द आर्ट. वो जो हम कहते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं कि देयर आर सम deities or there are some energies that are working around us, and they feed off of our purity for them, right? आप जब तक प्योरली उस चीज की साधना करके या फिर मैं बस गाने के लिए बैठ रहा हूँ, मैं किसी अपेक्षा से गाने के लिए नहीं बैठ रहा हूँ, ये जब तक नहीं होता तब तक so you have to empty yourself first to gain something is the philosophy behind it. तो इसीलिए मुझे गुरुजी कहा करते थे कि आपका रोल बहुत मिनिमम है, हमेशा ही मिनिमम रहेगा. पर पहले आप जब सीख रहे हो तभी आप एकदम बेसिक्स आप बस ठेका बजाओ. कभी मुझे बस बाया में ठेका बजाने के लिए बोलते थे क्योंकि the sound of this is so enchanting for maybe your child or even now. ये बजता है तो अंदर से एक खुशी होती है कि चलो और कुछ बजाया जाए. हमेशा ऐसे होता है. तो जैसे आप राग के कुछ स्वर गा लो तो उतने में तृप्ति नहीं होती, कुछ और गाना है ऐसे होता है. तो वो कंट्रोल करने के लिए और दूसरे का सुनने भी आना चाहिए, ये जो एस्पेक्ट है वो अकम्पनीमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. तो वो आप जब सीखते हो तभी सुर अपने आप अंदर प्रवेश करने लगता है धीरे धीरे. बट ऑल्सो जैसे मैंने कहा कि देयर आर ऑलवेज 2 रूट्स, राइट? यू कैन वर्क with what's given to you
or you can work to achieve it through whatever technical exercises or mediums that you have. तो गुरुजी ये भी किया करते थे कि बोलते थे तबला काली 5 में लगा हुआ है, अब सफेद 6 में लगाओ. तो मुझे लगता था कि हाँ शायद उनको कुछ सफेद 6 में शायद लहरा बजाना हो या कुछ तो करना हो या फिर कोई आ रहा होगा, तो मैं सफेद 6 कर लेता था. 5 मिनट बाद आके बोलते थे कि हाँ ठीक ठाक है, वापस काली 5 पे चढ़ा दो. तो उस दिन बस ऐसे ही ऊपर नीचे करते रहो, फाइंड द परफेक्ट फ्रीक्वेंसी. और तबला लगाने की टेक्निक्स क्या है. सो देयर आर सम टेक्निक्स आल्सो दैट गो इनटू इट, बट योर इनर वॉइस ऑलवेज वर्क्स आउट द बेस्ट. तो ये है सुर को आप पहचान सकते हो इस जरिए से. हाँ बोल सॉरी. तबला लागला हे कळतंय कसं की आता मी खूप जणांचं गाणं ऐकलं पण त्या गायकांना लागला हे कळतंय कसं. क्या बात है. जेव्हा मनात एकही शंका उरत नाही ना की काहीतरी कमी आहे काहीतरी जास्त आहे, एक पण शंका उरत नाही, तेव्हा तबला लागलेला असतो परफेक्ट. मी असं बाजूला कोणाचं तोंड असं नाही झालं पाहिजे, काहीतरी असं नाही. जेव्हा असतो तेव्हा क्या बात है, वा वा सुरू करते असं जेव्हा म्हणतो तेव्हा तबला लागलेला. सो दॅट इज व्हॉट इंट्युशन. रिलेशन कसं ठेवतात म्हणजे तबला आणि डग्गा सुरापासून. सो ह्याच्यात सुद्धा भेद आहे बऱ्यापैकी. माझ्या गुरुजींनी मला कधीच सांगितलं नाही की डग्ग्याची कुठली एक वेगळी फ्रिक्वेन्सी तुम्ही ट्यून करायला हवी, असं कधी नाही सांगितलं. त्यांनी फक्त सांगितलं की खूप चढा ठेवू नकोस डग्गा, कारण जसं मी म्हटलं जसा डग्गा श्वास आहे तबल्याचा, तर तो श्वास घेतल्याचा अनुभव आला पाहिजे. आपण असा श्वास नाही घेत, बरोबर. त्यामुळे डग्गा चढला जर तर तो त्या टोन मध्ये वाजायला लागतो जो तबल्याच्या टोनच्या जवळ आहे, बरोबर की नाही. आपण हळू हळू आणि ग्राउंडेड श्वास घेतो, त्यामुळे तसंच तो जेव्हा एक्सप्रेस होतो तेव्हा आपल्याला कळतं की श्वास घेतल्यासारखा. सूर जितका आतपर्यंत खोलवर गेलेला असेल येस, तितका आपला आपोआपच तो जो बाया आहे हो. तो आपल्या हाताच्या प्रेशरनं आपण ऑटोमॅटिकली म्हणजे न आपल्याला बरोबर. न सांगता आपण तो सेट करतो. बरोबर. त्या रागानुसार त्या पंचमाला असेल किंवा त्याच्यात काही गंधार असेल बरोबर. त्या अनुषंगानं तो आपोआप तो डग्गा हाताच्या प्रेशरनं लागायला लागतो. बरोबर. चढला असेल हां. वगैरे हे इंट्युशनच्या गोष्टी आहेत. आणि डग्गा ऍक्च्युली जसं तबल्याचं उलट आहे, तबले की बिल्कुल ऑपोजिट जानने का तरीका है कि तबला लगा है तो पता चल जाता है कि तबला लग गया है, पर डग्गे का बिल्कुल उल्टा है. डग्गा अगर नहीं लगा हो तो ही पता चलता है. जब भी डग्गा चढ़ गया हो तभी पता चलता है कि डग्गा चढ़ा हुआ है, वो बाकी हमेशा लगा हुआ रहता है. तो जब भी नहीं लगा होता है तभी पता चलता है कि नहीं लगा. सो बिकॉज इट्स अ बेस ड्रम. आपको अजून एक काय होतं की ठेका जेव्हा गाणं सुरू असतं विलंबित किंवा तेव्हा त्या ठेक्यामध्ये जी काही भर असते ती जी भर असते ती मधले जे अवग्रह आहेत बरोबर. प्रत्येक हो. मात्रेनंतरच्या दुसऱ्या मात्रेला ती अवग्रह सुद्धा ऑटोमॅटिकली आपल्याकडनं दिले गेले जातात. दिले गेले. गायकाकडे. बरोबर आहे, बरोबर आहे. आणि ते डग्यातनं जेवढे जातील दिले जातील इतका तो ठेका सुंदर. बरोबर. परिपूर्ण होतो. कारण तो भावप्रधान अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. Yes. तबल्याकडनं जर दिलं गेलं तबल्याकडनं तबल्याकडनं दिलं जातं तेव्हा ते म्हणजे डिस्टर्ब करतं ते सुराच्या सुरासाठी बरोबर. असं मला वाटतं. बरोबर. ते प्रश्न विचारतात. So त्या अनुषंगानं असं होतं की एक आदर्श ठेका कसा असावा ते जस्ट एक्सप्लेन करणार ना. आदर्श ठेका कसा असावा. आदर्श ठेका परत ह्याचं डेफिनेशन हेच आहे
की तुमच्याकडे गाणाऱ्यांनी बघितलं नाही पाहिजे की काय चाललंय, काय करतोय. असं नाही झालं की थांब. सो बेसिकली अजून एक ह्याच्या बाबतीत सांगू शकतो आपण असं की मला गुरुजींनी हेच सांगितलं की पहिले जो आर्टिस्ट गातोय किंवा वाजवतोय आणि तू ह्यांच्यामध्ये एकमेकता जी आहे त्यांची की मी आणि तो वेगळा नाही झाला पाहिजे स्टेजवर, बरोबर. तो जो काही वाजवतोय किंवा गातोय आणि मी जे काही वाजवतोय ते वेगळं नाही म्हटलं पाहिजे. इट शुड बी अ पार्ट ऑफ वन साऊंड दॅट कम्स. एक रूप आहे, बरोबर बरोबर. पण ते होण्याच्या आधी तुमच्या इन्स्ट्रुमेंट बरोबर पहिल्यांदा अनुसरणार पाहिजे, बरोबर आहे. इफ यू आर नॉट कनेक्टेड टू युअर इन्स्ट्रुमेंट, यू आर नॉट कनेक्टेड टू एनिथिंग दॅट इज गोइंग ऑन. मग आपल्याला रिव्ह्यूज येतात कार्यक्रमाचे की तो छान वाजवत होता, जो कोणी सरोदवर होता का गात होता तो, पण माहित नाही तबल्यावाल्याचं काय चालू होतं त्याचा आज कदाचित. तो वाजवत होता पण म्हणजे आपण आज दोघंही मिळून काहीतरी वाजवत होते असं नाही म्हणू शकत. त्यामुळे होतं काय की जेव्हा आपण कुमारजींबरोबर ऐकतो ठेका जरी पकडलेला आहे किंवा भीमसेनजींबरोबर नानामुळ्यांना ऐकतो आपण किंवा अली अकबर खाजाबरोबर सपन चौधरीजींना ऐकतो, तेव्हा वेगळं काही होत आहे असं वाटतच नाही, काहीच नाही वाटत. ते दोघंही एका फ्रिक्वेन्सीला कनेक्टेड आहेत आणि तिकडनं त्यांच्याकडे जे काही येत आहे ते सरळ ते ट्रान्समिट करतात तुमच्यापर्यंत. देर इज नो स्वपन चौधरी अँड देर इज नो अली अकबर खान, हे त्यांनी स्वतःच म्हटलेलं आहे. त्यामुळे तुम्हीच तुमच्या इन्स्ट्रुमेंटची एक झालं पाहिजे. आणि त्यासाठी आपल्या इन्स्ट्रुमेंट बरोबरची जी एकरूपता आहे त्याच्यासाठी तर वेगळा रियाज, वेगळी साधनं आहेत. पण ऐकण्याची आणि त्या रागाचा भाव समजून घेण्याची किंवा काय गाती आहे किंवा ती काय पॅटर्न्स क्रिएट करते ह्याच्याकडे पूर्णपणे लक्ष असलं पाहिजे. आपण ठेका वाजवतोय ही संकल्पना गेली पाहिजे हळूहळू. आपण काहीतरी करतो हीच संकल्पना आधी तर गेली पाहिजे. पण ते थोडंसं फिलॉसॉफिकल पुढे जातं. त्यामुळे मी आधी म्हणेन की तुम्ही जेवढं ऐकू शकाल, अकंपनी करताना तुम्ही जेवढं ऐकू शकाल त्याच्यातनंच तुम्हाला इन्स्पिरेशन मिळतं काय वाजवायचं. बिलकुल, अगदी बरोबर. सो म्हणून अकंपनीमेंट वाटते आपल्याला ते, बरोबर की किंवा मी काहीतरी गायले आणि